तनु ने रोते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी तो तेज ने उसे खींचकर अपनी ओर सीने से लगाते हुए कहा, बस एक बात मान जाओ, प्लीज जाओ बाहर, वहां खिड़की से साड़ी की रस्सी बनाकर बाहर कूद जाना। जाओ तनु। तनु ने तेज की ओर देखा और कहा, साथ रहने की कसम सिर्फ आपने नहीं खाई, मैंने भी खाई थी। तनु की बातें सुनकर तेज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ आ गया था तनु का फैसला। दोनों पर ही अब बेहोशी सी छाने लगी थी। तनु ने फिर कहा, जिंदा रहेंगे तो साथ साथ और। तेज ने उसके होठों पर अपने हाथ को रखकर लगभग बेहोशी में ही कहा, प्लीज जाओ। तनु ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिलाकर तेज के माथे पर किस करके धीरे से तेज के कान में कहा, आई वॉन्ट टू मेल्ट विथ यू तेज। तेज, आई लव यू टू मच। तेज भी समझ गया था तनु उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, तो उसने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया और कुछ ही पल में दोनों बेहोश हो गए और उधर आग तेजी से पूरे कमरे में फैल गई थी। तुम इश्क बेइंतहा सा मेरा, मैं इश्क बेइंतहा सी तुम्हारी, जब जब तलाश इश्क की हुई, मैं लिखती रही रिश्ता हमारा। खो गए हम दोनों इस इश्क के सागर में, सिर्फ तुम ही तो रहे इस दिल में हमारे, तुम इश्क बेइंतहा सा मेरा। तेज, अश्क आंखों में लिए मगर मुझे हंसा दिया, चोट साथ में लगी, इश्क फिर दिखला दिया, जख्म अपने ढक लिए मरहम मुझे लगा दिया। तुम इश्क बेइंतहा सा मेरा, मैं इश्क बेइंतहा सा तुम्हारा, जब जब तलाश इश्क की हुई, मैं लिखता रहा रिश्ता हमारा। आग पूरे कमरे में तेजी से फैल रही थी, पर तनु और तेज दोनों ही प्यार में डूबे हुए से बेहोश पड़े थे। तनु ने तेज को पूरा का पूरा कंबल से कवर कर रखा था, पर तनु ने अपने आप को नहीं ढका था। आग धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ रही थी कि तभी नौकरों ने दरवाजे को काफी मशक्कत के बाद तोड़ लिया था। फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, तो उन्होंने भी सीढ़ियों का उपयोग करके खिड़की से पानी की बौछारें डालनी शुरू कर दी थी, जिससे जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। दादू और नानू बच्चों को पकड़े अभी भी आश्चर्य से तनु और तेज के रूम की तरफ ताक रहे थे। कहां से क्या हो गया उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ समय पहले ही तनु उनके पास बच्चों को सौंप कर गई थी और अभी उसे तेज के साथ एक जलते हुए रूम में देखना। दादू और नानू की तो सांस ही हलक में अटक गई थी। एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। तेज और तनु को हॉस्पिटल ले जाया गया। सुधा ने अपने रूम से झांकते हुए देखा, दोनों को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो रही थी। दोनों बेहोश थे तो सुधा ने उन्हें मरा हुआ ही समझ लिया। उसने अपने आप से कहा, वाह सुधा, ये तो गए काम से। अब वो रास्ते का रोड़ा प्रीति है जिसे जल्दी ही हटाना होगा। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। सुधा के सामने से ही तेज और तनु को ले जाया गया और उसने सुना कि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, तो सुधा थोड़ी श्योर थी कि इतनी आग में उनका बचना मुश्किल है। उसने अपने मन को समझाते हुए खुद से कहा, तनु जिंदा नहीं है तो शायद मेरे लिए ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है, पर यदि तनु जिंदा है तो वो मेरे बारे में तेज को सच्चाई जरूर बता देगी। इसीलिए इनकी खबर रखना बहुत ही जरूरी है। मुझे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। वो थोड़ा सोचते हुए दादू के पास आकर बोली, दादू ये आग घर में ऐसे कैसे फैल सकती है? मुझे तो पता ही नहीं चला ये आग कहाँ से कहाँ फैल गई। और वो तेज और तनु दोनों ठीक तो है ना? दादू ने एक नजर सुधा को देखा। वो उससे बात नहीं करना चाहते थे, पर अभी मन में तेज और तनु को ठीक होने की आस थी। वो बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों की जान बच गई। बस बेहोश हैं, पर डॉक्टर का कहना है उन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। सुधा सकपकाते हुए बोली, हाँ दोनों ठीक ही हो जाएंगे, आप चिंता न करें। फिर वो वापस अपने रूम में आ गई। वापस आकर सुधा गुस्से में अपने बेड पर बैठते हुए बोली, कितनी कोशिश की कि यह चैप्टर क्लोज हो जाए, पर ये बार बार जिंदा क्यों बच जाते हैं? इतना रिस्क लिया, फिर भी वो तनु जिंदा है, उधर वो प्रीति भी जिंदा है। कब तक भगवान उनका साथ देंगे? उसने फिर थाने फोन लगाया और रवि का हाल पूछा। वहां से आवाज आई, मैडम वो दोनों तो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा, कम से कम एक विकेट तो गिरा, अब बस ये दोनों रह गए हैं। दोनों फिर एक साथ ही ऊपर जाएंगे। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। रात गहरा रही थी तो सभी सोने चले गए, पर दादू और नानू अब तेज और तनु के लिए पूरी रात परेशान रहे। उधर फर्स्ट एड देने के बाद भी दोनों बेहोश थे, पर डॉक्टर की टीम उनके लिए पूरी ताकत से लग गई थी। सुबह हो गई थी। विक्रम की नींद खुली तो उसने काउच पर लेटे हुए ही
आंखें खोलकर प्रीति को देखा। प्रीति अभी भी नींद में थी। उसका चेहरा एकदम खिले हुए कमल के समान लग रहा था। विक्रम उसके चेहरे को देखते ही रह गया। विक्रम फ्रेश होकर आया, फिर प्रीति के नजदीक आकर बैठकर उसे देखते हुए बोला, प्रीति, प्रीति उठो। प्रीति ने धीरे से आंखें खोली तो सामने विक्रम को देखकर सुकून से मुस्कुरा दी। विक्रम ने कहा, आज मुझे काठ गोदाम निकलना है तो तुमसे जानना था, क्या चलोगी वहां मेरे साथ या फिर यहीं रहना है? दोनों आगे बातें करते तभी विक्रम का फोन घनघनाने लगा। विक्रम ने देखा तो राजवीर की कॉल थी। विक्रम ने प्रीति से थोड़ी दूर जाकर फोन उठाया तो राजवीर ने कहा, विक्रम कैसे हो तुम, और वो प्रीति कैसी है? विक्रम ने प्रीति की ओर देखकर कहा, मैं तो ठीक ही हूं और प्रीति भी ठीक है। अब आप और परेशान ना हो, मैं ध्यान रखूंगा उसका। राजवीर ने फिर कहा, और तेज और तनु वो तो ठीक है ना? विक्रम ने परेशान होकर कहा, पर उन्हें क्या हुआ है, वो तो अपने फार्म हाउस में ही है ना? राजवीर को जितनी बात पता थी उसने विक्रम को बताई। राजवीर की बातें सुनकर विक्रम के तो पैर ही लड़खड़ा गए। उसने एक नजर प्रीति को देखा जो आश्चर्य से उसे ही देख रही थी। प्रीति ने धीरे से विक्रम से पूछा, क्या हुआ? विक्रम ने ना में सर हिला दिया और रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने नर्स को प्रीति को स्पॉन्ज करा के नाश्ता कराने को कहा और खुद बाहर आकर अरुण को फोन लगाने लगा। अरुण ने फोन नहीं उठाया तो वो वहीं परेशान सा बैठ गया। उसके चेहरे के आगे तनु का चेहरा घूम गया। उसने दादू को फोन लगाया तो पता चला दोनों का इलाज भी सिटी हॉस्पिटल में ही हो रहा है। वो तनु और तेज को देखने उनके रूम की तरफ गया। बाहर ही दादू और नानू बैठे बात करते दिख गए। विक्रम ने परेशान होते हुए पूछा, ये सब हुआ कैसे, किसने किया ये सब? दादू परेशान से बोले, हमें तो कुछ पता नहीं था। तनु दोनों बच्चों को हमारे पास छोड़कर तेज को दवाई देने गई थी और उसके बाद दोनों उस रूम में आग से घिरे हुए थे। बाहर से रूम को किसी ने लॉक कर दिया था, जिससे बड़ी ही मुश्किल से रूम का दरवाजा तोड़कर इन्हें बचाया जा सका। अभी तक दोनों को होश नहीं आया है और उधर दोनों बच्चों का अपनी मां के बगैर बुरा हाल है। विक्रम को समझ आ गया था ये कौन कर सकता है। उसने पुलिस में फोन लगाकर अपने मन की सारी बात कह सुनाई और सुधा पर अपना शक भी जाहिर कर दिया। सुधा रात को काफी देर से सोई थी तो अभी ही सोकर उठी थी। नौकर ने दरवाजा खटखटाया तो उसने सोचा नाश्ते के लिए बुलाने आए हैं। उसने अंदर आने को कहा। नौकर अंदर आकर बोला, मैडम, बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, आप उनसे मिल लीजिए। सुधा सोच में पड़ गई कि कौन है। वो फ्रेश होकर मिलने के लिए हॉल में आई। वहां पर सादे ड्रेस में पुलिस उसी का वेट कर रही थी। उसके आते ही लेडी पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा, चलिए अब जेल की हवा खाइए, बहुत गेम खेल लिया आपने दूसरों के साथ। सुधा लगभग चीखते हुए बोली, पागल हो गए हो तुम, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये सब ये कंप्लेन किसने की मेरे खिलाफ? पुलिस कांस्टेबल हंसते हुए बोली, यही होता है मैडम, हर गुनहगार पकड़े जाने पर यही बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया है। वो सुधा को खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। तभी सुधा ने दादू को देखा जो उसे देखकर भी नजरअंदाज कर रहे थे। उसे चिल्लाते हुए दादू को आवाज देकर कहा, दादू आप कुछ कीजिए ना, सच मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं किसने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है। दादू ने सुधा को देखकर मुंह फेर कर कहा, तुम्हें तो बहुत पहले ही जेल हो जानी थी, पर अच्छा हुआ जो विक्रम ने तुम्हें जेल भेजा है। वैसे भी तुम तो इसी लायक हो, पहले भी तुम तेज प्रताप के साथ गेम खेल चुकी हो, अब फिर से उनकी जान लेने की कोशिश करना। उनकी पत्नी भी हॉस्पिटल में है। एक लेडी कांस्टेबल ने कहा, आपके खिलाफ तगड़े सबूत हैं हमारे पास, विक्रम सर ने सारे सबूत हमें सौंप दिए हैं, तो तुम बचोगी नहीं अब। लेडी कांस्टेबल सुधा को खींचते हुए ले जा रही थी। सुधा चिल्लाते हुए बोली, मैं विक्रम को छोड़ूंगी नहीं, ये सब मैंने उसके लिए ही तो किया था, पर अब वो नहीं बचेगा, सबको खत्म कर दूंगी मैं। दादू और नानू ने दूर से ही सुधा को ले जाते देखा, फिर आपस में बोले, हमें नहीं पता था ये लड़की इतनी खतरनाक है। एक तरफ तो हमदर्द बनी हुई थी, पर दूसरी तरफ ऐसी चाल भी खेल रही थी। ये तो अच्छा हुआ तेज और तनु दोनों ठीक है। तेज और तनु को भी सुबह तक होश आ गया था, बस तेज धुएं का असर था और तनु के हाथ में हल्की झुलस थी। विक्रम ना चाहते हुए भी एक बार मिलने के लिए आया। तेज और तनु के बेड आसपास ही थे। विक्रम ने दोनों को देखा। दोनों प्यार करने वालों की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में तो आंसू ही आ गए। दोनों अब ठीक थे तो उसे भी तसल्ली हुई। उसने दोनों से बात की। फिर अरुण तेज के कहने पर डिस्चार्ज पेपर ले आया था।
दोनों घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद विक्रम सोच में डूबा हुआ वहीं बैठा हुआ था। सुधा ने ये कैसा बदला लिया था, उसे यकीन नहीं था। वो सोच में डूबा हुआ ही था कि उसे समीर आता हुआ दिखा। विक्रम ने उसे देखकर मन में कहा, एक वो सुधा है जो मेरा जीना हराम किए हुए थी, और दूसरा ये नमूना है, जाने क्यों प्रीति के पीछे पड़ा है। अरे जाने वाला था आर्मी ज्वाइन करने, पर पता नहीं यहाँ क्यों चक्कर लगा रहा है। समीर ने आकर विक्रम से कहा, ओ हाय विक्रम, कैसे हो? मैं प्रीति से मिलने ही आया था, वो ठीक तो है ना? विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ वो ठीक है, जाओ जाकर मिल लो। समीर ने विक्रम को मुस्कुराकर देखा और प्रीति से मिलने उसके रूम में आ गया। प्रीति को नर्स तैयार करके नाश्ता करा चुकी थी। प्रीति बेड पर लेटी हुई अपनी कलाई को ही देखे जा रही थी। तभी समीर ने अंदर आकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय प्रीति। प्रीति ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ओ हाय, आओ समीर बैठो। समीर ने साथ में लाए हुए बुके को प्रीति को दिया, फिर उसके नजदीक ही बैठ गया। प्रीति ने उन फ्लावर बुके को बगल की टेबल में रखा और कहा, कैसे हो? समीर ने मुस्कुराकर कहा, देखो मेरी तरफ और बताओ कैसा लग रहा हूं। प्रीति ने मुंह बनाते हुए देखा और कहा, हमेशा की तरह सड़े हुए। फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। उनकी हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी, जिसे लेकर विक्रम के दिल में एक अलग ही धारणा बन रही थी। विक्रम ने मन में कहा, जब तक ना हुआ था इश्क तुमसे, इन एहसासों से था दूर। जब से हुआ हूं रूबरू इससे, तुम में हुआ हूं गुम। नहीं पसंद कोई आए तेरे ख्यालों में भी, नहीं पसंद कोई हो तेरे इतना करीब, पर इश्क है कि जान लिए जाता है जब जब वो समीर तेरे करीब जाता है। मेरे इश्क को तू अब ख्वाब ही समझना, और मैं तुझे समेट लूंगा अपने ख्वाबों में। तू जहां खुश होगी मैं भी खुश वहीं रहूं अब तो। विक्रम वहीं दरवाजे से टिक गया और अपनी आंखों में आए आंसुओं को अपनी पलकों में ही रोक लिया।